हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर कार्यकाल की बात की जाए, इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पे देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन कौन से होते हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। ये वंश होते हैं गुलाम वंश होते हैं, खिलजी वंश होते हैं, तुगलक वंश होते हैं, सैयद वंश होते हैं और आखिरी जो वंश है लोधी वंश है। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। साथ ही साथ इनका ये क्रम होता है कि इसके बाद ये वंश शासन करते हैं दिल्ली पे। इन जो 5 वंश हैं, 5 वंशों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक हम लोग जो शुरू के 4 वंश हैं, कह सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं या कह सकते हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है वो होता है लोधी वंश, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। जो भी आपको ये जो 4 वंश बताए गए या जो आपको 4 वंश के बारे में लिखाया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप उनको रिवीजन करते रहिएगा और आपको उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते रहिए, ताकि देखिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपने आगे परीक्षा या कह सकते हैं अपनी तैयारी को फिर आगे बढ़ाते रहिए। देखिए, आज हम लोग जो 5वां या कह सकते हैं आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में पढ़ेंगे या उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में भी आपको बताया गया कि जो दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश होता है, लोधी वंश होता है, उसके बारे में बताया गया था कि उसके संस्थापक कौन थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के विस्तार में अपनी कैसे नींव रखते हैं और उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाते हैं, इन सब के बारे में आपको कल की क्लास में बताया गया है। आज की क्लास में हम लोग जो लोधी वंश है, उसका जो अगला शासक होते हैं या कह सकते हैं जो दूसरा शासक थे, सिकंदर शाह लोधी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आपको एक बार फिर से कल की क्लास को थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज की क्लास उससे आसानी से समझ सकें। कल की क्लास में बताया गया था जो लोधी वंश है, लोधी वंश का संस्थापक किसको बताया गया था? बहलोल लोधी को बताया गया था। बहलोल लोधी के बाद दूसरे जो शासक होते हैं सिकंदर शाह लोधी। देखिए, लास्ट में आपको एक पॉइंट बताया गया था, जब बहलोल लोधी ग्वालियर अभियान पे गए थे या ग्वालियर पे आक्रमण करने के लिए गए थे, तो ग्वालियर के जो राजा थे उस समय राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह और बहलोल लोधी के बीच एक संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात जो मान सिंह होते हैं, मान सिंह बहलोल लोधी को 80 लाख टका रुपए कह सकते हैं वो देते हैं। कितना देते हैं? 80 लाख टका इनको देते हैं भेंट के रूप में। तो वे वहाँ से आते वक़्त उनको रास्ते में कह सकते हैं जो बहलोल लोधी होते हैं, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने के पश्चात अंत में इनका देखा जाए तो 1488 कह सकते हैं 1488 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपने जो तीसरे पुत्र थे, कह सकते हैं जो बहलोल लोधी के तीसरे पुत्र या सबसे छोटे पुत्र थे, निजाम खां। निजाम खां को ये सुल्तान बना देते हैं। देखिए, जब ये तीसरे पुत्र को सुल्तान बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो उनके से 2 बड़े पुत्र हैं या कह सकते हैं जो 2 पुत्र थे, वे विरोध कर रहे थे। लेकिन इस कड़ी में जो बहलोल लोधी होते हैं, बहलोल लोधी के शासनकाल में उनके जो बड़े पुत्र थे, जो बहलोल लोधी के सबसे बड़े पुत्र यहाँ बड़े पुत्र थे बयाजिद। कौन थे? बयाजिद। बयाजिद देखा जाए तो जो बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी के शासनकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से अब उसके दावेदार केवल एक होते हैं, जो उनके दूसरे भाई होते थे बकबक शाह। उनके दूसरे भाई कौन थे? बकबक शाह। बकबक शाह, ये दूसरे पुत्र होते थे। कह सकते हैं जो क्रम होता है, पहले पे तो जो ये थे बयाजिद की मृत्यु हो जाती है, कह सकते हैं बहलोल लोधी के शासनकाल में मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरे पुत्र होते हैं, दूसरे पुत्र बकबक शाह जो होते हैं, ये सिंहासन के या कह सकते हैं दिल्ली की या बागडोर के लिए दावेदार पेश करते हैं। लेकिन जो बहलोल लोधी होते हैं, उन्हें अपने जो तीसरे पुत्र थे, जिसको कहते हैं निजाम खां। कौन थे तीसरे पुत्र? निजाम खां। निजाम खां के अंदर निजाम खां के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी या कह सकते हैं कि साम्राज्य का संचालन करने के गुण निहित होने की वजह से वे अपने तीसरे पुत्र को दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए आमंत्रित करते हैं या कह सकते हैं अगला सुल्तान उनको घोषित करते हैं। जब निजाम खां को सुल्तान घोषित कर देते हैं बहलोल लोधी, लेकिन सल्तनत या कह सकते हैं दिल्ली दरबार में कई ऐसे वर्ग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। विरोध करने का एकमात्र कारण था कि जो उनकी माता थी, जो निजाम खां है, कह सकते हैं निजाम खां की माता का क्या नाम था? जयबंद था। क्या नाम था? जयबंद। ये थी जयबंद। नाम जयबंद होना ये जरूरी नहीं था।
अगला जो उसका मुख्य कारण अब इसके बाद होता है कि जो इनकी माता थी जयबंद, एक सुनार की पुत्री थी। किसकी थी? सुनार पुत्री। सुनार पुत्री थी। सुनार पुत्री होने का यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जिस वजह से जो अन्य सरदार थे इनके विरोध में थे। बाकी अन्य सरदार देखा जाए तो काफ़ी हद तक इनके पक्ष में थे। जो शक्तिशाली सरदार थे, शक्तिशाली सरदार ये निजाम खां के पक्ष में थे। क्यों? कुछ सरदार ऐसे थे जो निजाम खां के पक्ष में नहीं था। उनका पक्ष ये था कि या कह सकते हैं उनका न पक्ष होने का एक तर्क ये था कि जो उनकी माता हैं जयबंद, वे सुनारधर या कह सकते हैं सुनार पुत्री होने की वजह से, इस वजह से, क्योंकि जो इस्लाम होता है, इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म में हिंदुओं को काफिर बताया गया है। क्या बताया गया है? काफिर। काफिर बताया गया इस वजह से उनका कहना था कि अगर काफिर का पुत्र सुल्तान या शासक बनता है तो ये हमारे धर्म के खिलाफ होता है, या कह सकते हैं हमारे धर्म के खिलाफ होगा। इसी वजह से वे जो होते हैं निजाम खां के विरोध में थे। बाकी अन्य जो शक्तिशाली सरदार थे ये निजाम खां के पक्ष में थे। और अंत में देखा जाए तो ये जो बहलोल जो निजाम खां होते हैं, निजाम खां सुल्तान बनते हैं। निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की बागडोर संभालते हैं। कब संभालते हैं? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की बागडोर संभालते हैं। इनको बागडोर संभालने में कई दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले इनके जो भाई होते हैं, भाई से स्पर्धा करना पड़ता है। उसी के साथ साथ जो सरदार होते हैं, सरदारों से भी स्पर्धा करना पड़ता है कि हाँ अगला सुल्तान कौन होगा, वे किसके पक्ष में होंगे, ये था। फिर उसके आगे देखते हैं। और जो निजाम खां होते हैं, निजाम खां सिंहासन पे किस नाम से आसीन होते हैं? निजाम खां सिंहासन पे आसीन होते हैं सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पे आसीन होते हैं। इस नाम से वे सिंहासन पे आसीन होते हैं, जबकि उनका असली नाम क्या था? निजाम खां था। निजाम खां के नाम से वे दिल्ली सल्तनत की बागडोर को नहीं संभालते हैं, बल्कि वे सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पे आसीन होते हैं। आसीन कब होते हैं? ये 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की बागडोर को संभालते हैं। जब ये दिल्ली की बागडोर संभालते हैं, उसके बाद जब जो बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी के शासनकाल में ही, या कह सकते हैं दिल्ली की जब दिल्ली सल्तनत पे जब एक नए वंश की स्थापना की जा रही थी, लोदी वंश के, तब बहलोल लोदी ने जो अपने सहयोगी होते हैं या जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको काफ़ी धन देते हैं, या कह सकते हैं उनको जो अपने पक्ष में या दरबार में काफ़ी उच्च स्थानों पर रखते हैं। जब वे उच्च स्थान पे होते हैं तो इस वजह से वे इनके जो सहयोगी होते हैं उन पे कभी भी दबाव बनाते रहते थे। लेकिन सिकंदर शाह लोदी ऐसा नहीं करता। जो उनके सहयोगी होते हैं या जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी जो मजबूती होती थी, या कह सकते हैं जो उनका सहयोग होता था, धीरे धीरे कम करता चला जाता है। अंत में इन्हें जो कह सकते हैं जो सरदार होते थे, सरदारों का उस समय राज दरबार में प्रभुत्व ज़्यादा होता था, जबकि जो सुल्तान होते थे उनकी प्रतिष्ठा तो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन सिकंदर शाह लोदी ने ऐसा नहीं करते। सिकंदर शाह लोदी सुल्तान की प्रतिष्ठा को ऊपर रखता है। बाकी जो सरदार थे उसके बाद उनका प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं उनका मान सम्मान होता था। एक तरह से आप कह सकते हैं ये सुल्तान प्रतिष्ठा को सर ऊपर रखा। इसके पहले देखा जाए तो अभी तक जितने सुल्तान होते थे, ये कह सकते हैं जो लोधी वंश में जो बहलोल लोधी थे, उन्होंने इसी जो प्रतिष्ठा होती है सुल्तान की प्रतिष्ठा को उतना कारगर, या कह सकते हैं उतना उजागर नहीं कर सके जितना सिकंदर शाह लोधी करते हैं अपने शासनकाल में। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सिकंदर शाह लोधी। कौन थे? सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी, इनका कार्यकाल कब से कब है? इनका कार्यकाल होता है 1489 से लेके 1517 ईस्वी के बीच। कितना होता है? 1489 से लेके 1517 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। अभी तक इनको बताया गया। इनके पिता का नाम तो बहलोल थे, और माता जो थी जयबंद थी, जो एक सुनार स्त्री होने की वजह से काफ़ी सरदार इनका विरोध कर रहे थे। उसके बाद ये निजाम खां से, इनका नाम निजाम खां था। ये जब सिंहासन पर आसीन होते हैं, इनका नाम होता है सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी के नाम पे सिंहासन पर आसीन होते हैं। उसके जो जो लोधी वंश के कह सकते हैं जो नींव रखे थे बहलोल लोधी, उनके सहयोगी जो थे वह साम्राज्य में का अपना अपना एक आधिपत्य, या कह सकते हैं सर्वोच्च स्थान बनाए थे। लेकिन जब सिकंदर शाह लोधी सिंहासन पर आसीन होता है तो इनकी सरोपर को धीरे धीरे कम करते हुए जो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा होती थी उसको पुनः स्थापित करता है। उसके बाद इसी क्रम में जो बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी से ज़्यादा सिकंदर शाह लोधी ने अपने प्रशासनिक विभाग में, साथ ही बहलोल लोधी से ज़्यादा देखा जाए तो जो सिकंदर शाह थे उन्होंने प्रशासनिक विभाग, या कह सकते हैं राज्य विस्तार में
यानी कहते हैं बहलोल लोदी से अधिक बहलोल लोदी से अधिक राज्य विस्तार राज्य विस्तार हुआ बहलोल लोदी से अधिक राज्य विस्तार हुआ वह सुल्तान वह सुल्तान पद की प्रतिष्ठा सुल्तान पद की प्रतिष्ठा सुल्तान पद की प्रतिष्ठा सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करता है प्रतिष्ठा को स्थापित करता है को स्थापित करते हैं जो बहलोल लोदी होते हैं बहलोल लोदी से ज़्यादा इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो सुल्तान पद होता है बहलोल लोदी भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं कि वे सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करें। लेकिन दिल्ली सल्तनत पे उस समय उन्होंने एक नए वंश की स्थापना करते हैं। इस वजह से उस वंश को स्थापित करने और उसको काफ़ी दिन संचालन करने के लिए वे जो उनके सहयोगी थे उनका सहयोग ले रहे थे। इसी वजह से तब वह जो सुल्तान पद था उतना उनको प्रतिष्ठित नहीं कर सके। लेकिन जो सिकंदर सालोदी थे उनके सामने एक नया कह सकते हैं उन्होंने एक सजाए हुआ थाल में एक साम्राज्य मिलता है जिसको केवल संचालन करने का कार्य ये करते हैं। इसी वजह से इन्होंने जो सुल्तान पद थी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को उजागर कर सकें। ये सब इतना कार्य करने के बाद जब ये लोदी वंश कह सकते हैं लोदी वंश के शासकों में सबसे श्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं। ये लोदी वंश में देखा जाए तो लोदी वंश में सबसे श्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं श्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं। कैसे श्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं? इन्होंने अपने प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ साथ जो उनके जो भी उनके प्रशासनिक विभाग होता है सभी प्रशासनिक विभागों के सहयोग से इन्होंने दिल्ली साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी योगदान करते हैं। इसी वजह से जो लोदी वंश होता है लोदी वंश में ये सबसे श्रेष्ठ शासक सिद्ध होते हैं। ये शासक या कह सकते हैं एक राजा के रूप में श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट ये था कि जैसे जब 1504 ईस्वी में जो सिकंदर सालोदी होते हैं 1504 ईस्वी में जो राजस्थान के शासक होते हैं राजस्थान के शासकों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नए नगर की स्थापना करते हैं। वह नए नगर कौन होता है? उन्होंने 1504 ईस्वी में कह सकते हैं कि उन्होंने एक आगरा नामक नगर की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा नामक स्थान की स्थापना करते हैं। 1504 ईस्वी में जो सिकंदर सालोदी होते हैं उन्होंने आगरा नामक एक स्थान की इन्होंने नींव रखते हैं। आखिर उन्होंने आगरा नगर की या कह सकते हैं आगरा जो नगर का इन्होंने नींव रखती है। आखिर क्यों रखती है? जो उन्होंने राजस्थान के जो शासक होते हैं राजस्थान के शासकों पे अपना आधिपत्य या कह सकते हैं अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वे आगरा में एक नए नगर की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1504 ईस्वी में स्थापित करते हैं। इसी के साथ साथ जब उन्होंने नया नगर स्थापित करते हैं तो साथ ही साथ वहाँ पर एक किले का भी निर्माण करेंगे या कह सकते हैं उस क्षेत्र में अपना बाहुबल दिखाने के लिए या अपने शासक के गुणों को दिखाने के लिए उन्होंने आगरा में एक किले का निर्माण करते हैं। लिखते हैं आगरा में एक किले का निर्माण कराते हैं। आगरा में एक किले का निर्माण कराते हैं। उस किले का क्या नाम होता है? उस किले का जो उन्होंने आगरा में किले का निर्माण करते हैं वह किला होता है बादलगढ़ का किला। कौन सा? बादलगढ़ का किला इन्होंने निर्माण करवाते हैं। जब उन्होंने जो 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नए नगर की एक नींव रखते हैं। नींव रखने के पश्चात जब भी कहीं आप नए नगर की स्थापना करेंगे जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं जो बिल्डिंग होगी उसका निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात तभी तो वहाँ पे लगेगा कि जैसे आपका कहीं भी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि होती है आप पहले इसको बाउंड्री कराएंगे या बाउंड्री कराते हैं। बाउंड्री कराने के पश्चात आप उसमें कुछ ना कुछ या मकान कोई ना कोई मकान बना देते हैं जिससे एक लगता है कि ये आपका भूमि है, ये कह सकते हैं इस पर आपका कब्जा हो गया है। उसी तरह सिकंदर सालोदी ने जब आगरा में एक नए नगर की स्थापना करते हैं, नए नगर की स्थापना करने के बाद वहाँ पर एक किला का निर्माण करवाता है। वह किला कहाँ है? बादलगढ़ का किला कहलाया। कौन सा? बादलगढ़ का किला कहलाया।
और कुछ दिन पश्चात है, काफ़ी दिन पश्चात कह सकते हैं, जो 1506 ईस्वी में, कब 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाते हैं, आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। अपनी राजधानी बनाते हैं, कब बनाते हैं, 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी एक राजधानी के रूप में भी रखते हैं। इसी वजह से उन्होंने जब राजधानी का अगर निर्माण कर दिए, अगर कोई भी राजा होता है, कोई भी शासक होता है, अगर किसी क्षेत्र को अपनी राजधानी घोषित करेगा, घोषित करने के क्रम में वह पहले सबसे पहले वहाँ पे जो योग्य कह सके, जो प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंगें होती हैं, उनका निर्माण कराएंगे। निर्माण कराने के पश्चात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण होता है या गमन होता है, उन गमन होगा, साथ ही साथ उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। और जैसे जो व्यापार या जो भी व्यक्ति यहाँ पे कोई भी कार्य संचालन कर रहा है या जो भी व्यापार कर रहा है, वहाँ पे जाने पे भी व्यापारियों का थोड़ा-सा कह सकते हैं आर्थिक कमी हो जाता है। इसी वजह से उन कमियों को दूर करने के लिए जो राजा होते हैं या कह सकते हैं जो शासक होते हैं, अपने राजस्व से कुछ पैसा व्यय करते हैं ताकि उनका जो कारोबार है वो आसानी से चल सके। ये था आज की क्लास में। अब हम लोग कल इसके आगे देखेंगे, कल इसके आगे होने जो सिकंदर शाह लोधी होते हैं, उन्होंने क्या-क्या कार्य करते हैं जो प्रजा के हित में होते हैं, इन सब के बारे में जानते हुए फिर हम लोग आगे इसके देखेंगे, सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु के पश्चात कौन-कौन अगला शासक कौन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।